हेलो स्टूडेंट, आज आपको शून्य कोटि की क्रिया के अभिलक्षण पढ़ाते हैं। ठीक, इससे पहले जो वीडियो पढ़ा था उसमें शून्य कोटि की क्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ा होगा आपने, और आज आप इसके अभिलक्षण पढ़ेंगे। ठीक, कि शून्य कोटि की क्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निम्नलिखित है। सूत्र आया होगा कि k बराबर a या k बराबर x अपान t, यह आया होगा a ब्रैकेट में a माइनस x अपान t, या आप ऐसे लिखा होगा r एक्टिव मास ऑफ r0 एक्टिव मास ऑफ rt अपान t। ठीक, ये प्रारंभिक सांद्रता है, शेष बची सांद्रता t सेकंड पश्चात। ये प्रारंभिक सांद्रता है, t सेकंड बाद शेष बची सांद्रता। ये क्या है? शून्य कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक, तो इस तरीके से k बराबर x अपान t, या ये ऐसा। सेकंड नंबर क्या है कि ग्राफ बनाएंगे इसके लिए कि शून्य कोटि की क्रिया के वेग, ये अब क्रिया का वेग है, ये अब क्रिया का वेग, और ये अभिकारक की सांद्रता या समय जो लग रहा हो, इनके मध्य ग्राफ खींचा जाए तो अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो क्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता या समय पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे कि शून्य कोटि की क्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग, शून्य कोटि की क्रिया के वेग तथा या वा सांद्रता या प्रयुक्त समय, यहां पर लिखते हैं अभिकारक की सांद्रता। शून्य कोटि की क्रिया के वेग व अभिकारक की सांद्रता या प्रयुक्त समय अर्थात लगा समय के मध्य खींचा गया ग्राफ अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट है कि शून्य कोटि की क्रिया का जो वेग है वो अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, इससे स्पष्ट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर, अभिकारक की सांद्रता या प्रयुक्त समय जो लगा समय है उस पर निर्भर नहीं करती है। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, ये दो अभिलक्षण आपको क्लियर हो गए होंगे। ये आपको ग्राफ के द्वारा समझाया गया, आप ऐसे ग्राफ बना भी सकते हो। ठीक, ये अब क्रिया का वेग है जो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए जानते हैं इसे शून्य कोटि की क्रिया कहते भी हैं। ठीक, उसका आगे तीसरा अभिलक्षण है कि शून्य कोटि की क्रिया को पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है, अर्थात शून्य कोटि की क्रिया सदैव पूर्ण होती है। ठीक, यहां पर लिखेंगे शून्य, फिर इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में
पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है, एक निश्चित समय लगता है, अर्थात शून्य कोटि की क्रिया सदैव पूर्ण होती है। जैसे प्रथम कोटि की क्रिया पढ़ेंगे उसको पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अर्थात शून्य प्रथम कोटि की क्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। यह आपको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में पढ़ाया जाएगा। शून्य कोटि की क्रिया को पूर्ण होने में निश्चित समय लगता है, अर्थात शून्य कोटि की क्रिया पूर्ण हो जाती है। कैसे, आइए चल देखते हैं। बताओ के बराबर क्या पढ़ा था, x अपान टी, या के बराबर पढ़ा था a माइनस x अपान टी। अब बताओ शून्य कोटि की क्रिया भैया पूर्ण कब होगी, जब x बराबर a हो जाएगा। पूर्ण क्रिया होने के लिए, पूर्ण अभिक्रिया होने के लिए, पूर्ण क्रिया होने के लिए क्या आएगा, x बराबर a। क्यों भाई, इसकी x सांद्रता इसमें परिवर्तित होती है, तो प्रारंभिक a दी है तो a सांद्रता पूरी परिवर्तित हो रहा है उत्पाद में, तब उसे कहते हैं पूर्ण क्रिया हो गई। तो जो ये सांद्रता चेंज हो रही है पूरी चेंज हो रहा है, तो ये मान ऊपर रख दीजिए। तो के बराबर क्या आएगा, a अपान टी, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, x के स्थान पर a रख दें, तो आप t बराबर निकालोगे क्या आएगा, a बटे k। ये समय जहां a क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और k क्या है, शून्य कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक। तो शून्य कोटि की क्रिया को पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है। प्रथम कोटि की क्रिया पढ़ेंगे उसमें अनंत समय लगेगा। इसका मतलब है कि शून्य कोटि की क्रिया सदैव पूर्ण होती है। ठीक, अगला नंबर आपका फोर्थ है कि शून्य कोटि की क्रिया का जो अर्धायु काल है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है, देखिए, शून्य कोटि की क्रिया का जो अर्धायु काल है अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो के बराबर आपने क्या पढ़ा, x अपान टी। अब यहां पर लिखेंगे कि यदि t बराबर आपका हो जाए t हाफ, t हाफ मतलब अर्धायु काल, तो x बराबर क्या आएगा, a/2 हो जाएगा। अर्धायु काल क्या है कि प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा विकसित होने में जो समय लगता है उसे कहते हैं अर्धायु काल। कि जो प्रारंभिक मात्रा है उसकी आधी मात्रा विकसित हो जाएगी तो उसमें जो समय लगेगा उसे बोलते हैं अर्धायु काल। तो x बराबर क्या होगा, प्रारंभिक सांद्रता का आधा, ये माने सुपुर्द कर दीजिए। तो आपका k बराबर क्या आएगा, x के स्थान पर a/2 और ये आएगा t हाफ। t हाफ आप इधर लाएंगे तो आ जाएगा क्या, a/2 अपान में आ जाएगा k, इधर आ जाएगा। ठीक, तो दो कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, इसीलिए क्या आएगा आपका t हाफ समानुपाती a। यहां पर आपका क्या है, 2 हुआ, k क्या है, स्थिरांक है, स्थिरांक है, इसीलिए t हाफ समानुपाती किसके हो गया, a के। वही लिखा है कि शून्य कोटि की क्रिया का जो अर्धायु काल है अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक, बात आपको क्लियर हुई होगी। और इसके बाद देखो आपको nv कोटि की क्रिया के लिए बताते हैं, तो शून्य कोटि के लिए इसके बाद आपको nv कोटि की क्रिया के लिए लिखते हैं हम। देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखाने जा रहे हैं, ये नोट में लिख लोगे, बहुत ही काम आएंगे। nv कोटि की क्रिया के लिए, nv कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए बताओ क्या आएगा, t हाफ समानुपाती a की पावर 1 माइनस n। ये nv कोटि की क्रिया के लिए है। अगर आपकी शून्य ऑर्डर की क्रिया है, जीरो ऑर्डर की, तो जीरो रखोगे तो यही आएगा। और अगर प्रथम कोटि की क्रिया है तो हम 1 लिखोगे और 1 से घटेगा 0 आएगा। इसलिए प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायु काल अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर
नहीं करता है, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में पढ़ाएंगे। द्वितीय कोट की क्रिया 2 लिखो, डेढ़ कोट की क्रिया डेढ़ लिखो, ढाई कोट की ढाई कोट की लिखो, माइनस कोट की हो माइनस लिखिए। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक, इसी में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि वेग स्थिरांक k का मात्रक क्या होता है। अब इसका भी लिखेंगे हम, वेग स्थिरांक k का मात्रक, वेग स्थिरांक k का मात्रक क्या आएगा, वेग स्थिरांक k का मात्रक आएगा मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर कर दीजिए, और इसकी पावर 1 माइनस n जैसे लिखा है, और इनटू टाइम इनवर्स। ये सभी के लिए है, ये एनवी कोट की क्रिया के लिए है। एनवी कोट की अक्रिया के वेग स्थिरांक k का मात्रक, एनवी कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक, ये लिख देना, क्रिया के वेग स्थिरांक k का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और 1 माइनस n जैसे लिखा है, और टाइम इनवर्स। तो चौथा गुण आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से पांचवा में लिखते हैं हम, पांचवा गुण लिखते इसका है, ये तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप इनको कहीं पर लिख लोगे और क्या लिख लोगे। देखिए पांचवा क्या है कि शून्य कोट की क्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक आपका आ जाएगा मोल, मोल भाई शून्य तो जीरो लिखोगे यहां पर, मोल लीटर इनवर्स, और आपका क्या दिया है टाइम इनवर्स। अगर समय सेकंड में हो तो समय सेकंड इनवर्स होता है, मिनट में तो मिनट इनवर्स। शून्य कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स होता है। ठीक, अब जैसे प्रथम कोट की क्रिया है तो आप जानते हैं यहां 1 लिखोगे तो आपका एक पूरा जीरो हो जाएगा, इसे गायब हो जाएगा। टाइम इनवर्स अर्थात समय इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, घंटा इनवर्स। और शून्य कोट की क्रिया है, इसके लिए मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स जो भी दिया हो, और आपके ये कई बार ऑप्शन में आ भी चुका है। ठीक, कि शून्य कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स, टाइम सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स। इसीलिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और इनको आप तैयार कर लोगे, आप इनसे मात्रक तैयार हो जाएंगे आसानी से। ठीक, इससे मात्रक तैयार हो जाएगा, और इससे आपको आधायु काल के बारे में पता चल जाएगा। ठीक, अब पढ़ेंगे प्रथम कोट की क्रिया। ठीक, प्रथम कोट की क्रिया आपको इस वीडियो पढ़ा रहे हैं, और इसके आगे समाकलित वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है उसका वीडियो आपको आगे मिलेगा। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे कि वेग क्रियाएं, वेग अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया की दर, वेग क्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर, अब क्रिया की दर या क्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक, वेग क्रियाएं जिनमें क्रिया की दर अभिकारक पदार्थ के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, निर्भर करती हैं, प्रथम कोट की क्रिया कहलाती है। प्रथम कोट की अपक्रियाएं कहलाती हैं, अपक्रियाएं कहलाती हैं। अथवा ऐसे लिखोगे कि वेग क्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर या क्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के, अभिकारक के
सांद्रण के एक घात के समानुपाती होती है। प्रथम घात के समानुपाती, चाहे से लिखो, प्रथम घात के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। प्रथम कोटि की क्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की अक्रियाएं कहलाती है, अक्रियाएं कहलाती हैं। वे क्रिया जिनमें अक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की क्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे एग्जांपल है नंबर 1 अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, इसका अपघटन N2 बनेगी N2, 4H और 2, आपका 2 पानी निकलेगा। ये प्रथम कोटि की क्रिया है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें अक्रिया की दर समानुपाती एक्टिव मास ऑफ NH4 इसका नाम है अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। ये नाइट्राइट आयन होता है, नाइ और ट्राइट, ये आपका नाइट्रेट आयन होता है, नाइ और ट्रेट, और ये आपका नाइट्राइड आयन होता है, नाइट्राइड। ये आपका नाइट्राइड आयन होता है, नाइट्रेट, और ये नाइट्राइड। तो इसमें क्रिया की दर जो है केवल एक ही अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसीलिए प्रथम कोटि की क्रिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ऐसे ये भी CH3COO, इसका नाम एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट। इसका कराएंगे अम्लीय जल अपघटन, H+ ऊपर लगा देंगे, ये निकलेगा भैया CH5OH और बन जाएगा CH3COOH, CH3COO और H, इधर निकल जाएगा CH5OH। ये भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी क्रिया की दर समानुपाती केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करती है, कभी भी क्रिया की दर जल के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए ये भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक, ये भी प्रथम कोटि की क्रिया है, ये भी प्रथम कोटि की क्रिया का एग्जांपल है। तो प्रथम कोटि की क्रिया की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी, उदाहरण भी हो गया होगा, और इसका समाकलित वेग समीकरण जो व्यंजक है वो आपको आगे वीडियो में मिलेगा। ठीक।